नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मैश एजुकेशन पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों, नियम पढ़ चुके थे और ओम के नियम में ही हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुका है। और मैं आपको बताया था कि जो किसी तार में धारा प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। दोस्तों, मैं आपको ये बता चुका था कि प्रतिरोध को दिखाने के लिए एक सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखिए यह प्रतिरोध को दिखाने का एक सिंबल है। प्रतिरोध को इस प्रकार से दिखाते हैं। प्रतिरोध तार होता है, मतलब कोई सा भी तार है तो उसमें प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध को दिखाने के लिए हम इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, तो ये क्या है, ये प्रतिरोध को दिखाने का एक सिंबल है। प्रतिरोध R, ये वायर है यहाँ पर, तो इस प्रतिरोध से दिखाया जाता है। चलिए दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए दोस्तों, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। पहला जो संयोजन होगा वह होगा श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा समांतर क्रम संयोजन। देखिए दोस्तों, संयोजन का मतलब क्या होता है। संयोजन का मतलब कि हमको इस प्रकार से प्रतिरोध दिया होगा, यानी कि कई वायर दिया होगा, उसको किस प्रकार से जोड़ा जाए, यानी कि प्रतिरोध अधिक चाहिए या कम चाहिए, उस प्रकार से प्रतिरोधों को जोड़ करके, यानी दो प्रकार से जोड़ा जाता है, दो प्रकार से संयोजित किया जाता है। पहला जो है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा क्या है, समांतर क्रम संयोजन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। मान लीजिए कि हमको कोई तीन या दो प्रतिरोध दिया हुआ है, हम उसको यहाँ पर डायरेक्टली जोड़ करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं यह एक प्रतिरोध है, एक दूसरा प्रतिरोध हमको दिया हुआ है। मान लेते हैं, देखिए ये है प्रतिरोध, यह पहला प्रतिरोध है, इसका नाम R1 है, यानी इसका प्रतिरोध R1 है। ये जो वायर है इसका प्रतिरोध क्या है, R2 है। अब इसी प्रकार से एक और हम ले लेते हैं। मान लीजिए इसका प्रतिरोध क्या है, R3 है। अब दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको यह R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध है। तो सबसे पहला हम श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे इसको संयोजित करेंगे। देखिए, ये पहला प्रतिरोध है, तो पहले प्रतिरोध को, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पहला प्रतिरोध है, तो इधर वाले को बोलते हैं पहले प्रतिरोध, इसका पहला सिरा, और इधर वाले को बोलते हैं दूसरा सिरा। इसमें दो, यानी प्रतिरोध में दो सिरा होता है, इसको बोलते हैं पहला सिरा, इसको बोलते हैं दूसरा सिरा। इसी प्रकार से ये जो दूसरा प्रतिरोध है इसमें भी ये पहला सिरा हुआ और ये दूसरा सिरा। ये क्या है, ये तीसरा प्रतिरोध, पहला सिरा दूसरा सिरा। देखिए यहाँ पर ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये है R1। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरा प्रतिरोध लेकर के आते हैं। ये देखिए, यह दूसरा प्रतिरोध यानी R2 हो गया। अब तीसरा प्रतिरोध है, तो तीसरा प्रतिरोध को यहाँ पर मैं इस प्रकार से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तीसरा प्रतिरोध है। अब इसको कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि देखिए ये पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, ये दूसरा सिरा है। अब ये दूसरा प्रतिरोध है, दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा है। तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से इसको क्या कर देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर दिए, इसको जोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए, ये दूसरा प्रतिरोध है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये है और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ये है। तो दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को इसको ऐसे जोड़ देते हैं। अब इसको जोड़ दिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं फिर से बताता हूँ कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करेंगे। दिए गए प्रतिरोध में, ये जो प्रतिरोध दिया गया होगा, दिए गए प्रतिरोध में जो पहला प्रतिरोध होगा, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। और इसी प्रकार से हमको और अधिक प्रतिरोध दिया होगा तो उसको ऐसे ही जोड़ करके श्रेणी क्रम संयोजन बनाया जाता है। अब देख, इसको हम इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन जोड़ दिए। अब इसमें एक बैटरी लगा देते हैं, दो पॉजिटिव सिरा है। दोस्तों, ये बैटरी का सिंबल है। मान लेते हैं ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज V है। जब इसको जोड़ देते हैं ऐसे दोस्तों, जब इन प्रतिरोधों को जोड़ देंगे बैटरी से तो इनमें करंट प्रवाहित होने लगेगा। अब मान लेते हैं कि इनमें जो बैटरी से करंट प्रवाहित हो रहा है, ये पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव सिरा की तरफ से करंट प्रवाहित होता है। तो मान लेते हैं इसमें I करंट प्रवाहित होता है। अब देखिए दोस्तों, जब यह करंट I जाएगा इधर पहले प्रतिरोध पे पहुंचेगा, तो देखिए यहाँ पर ये जो करंट होगा I करंट, तो इसमें से पास होकर के चला जाएगा, यानी इसमें से निकल करके जाएगा।
और ये जो करंट होगा यह इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंजिंग? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो करंट होता है, अगर यहाँ पर ये जो वायर आ रही है, अगर यहाँ पर तार कई भागों में विभक्त होता तब तो ये करंट भी अलग अलग तार में अलग अलग जाता। जैसे यहाँ पर मैं ये बोल देता कि मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि अगर तार इस प्रकार से ऐसे बटा होता कि यहाँ पर एक ये यहाँ से आई करंट आ रहा है, यहाँ पर ये जो तार है, एक तार इधर गया है, एक वायर इधर और एक इधर गया है, तो यहाँ पर करंट विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक ही वायर गया हुआ है, इसका मतलब कि ये जो आई करंट जा रहा है इस R1, ये जो R1 का प्रतिरोध है इसमें भी आई करंट होगा। और अब देखिए R2, जब यहाँ से आई करंट निकल करके आया तो यहाँ पर भी कोई नहीं बटा हुआ है, ये जो प्रतिरोध है इससे जुड़ा हुआ है, यानी ये एक ही वायर है, तो इसमें भी करंट आई ही जाएगा और इसी प्रकार से इसमें भी करंट आई जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो बैटरी से आई करंट निकल रहा है, ये इन प्रतिरोधों से हो करके यहाँ पर आई करंट निकलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि श्रेणी क्रम संयोजन में ये जो करंट है, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान करंट होता है, यानी कि बराबर करंट होता है। और देखिए दोस्तों, अब जब इसको वी वोल्ट के बैटरी से जोड़ देते हैं तो इन प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है। और दोस्त, जब इसमें करंट प्रवाहित तभी होगा जबकि इन वायर यानी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या होगा? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताया था कि यदि जैसे मान लीजिए ये कोई वायर है, इसका एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, तो इनके बीच एक विभवांतर, जब इसको बैटरी से जोड़ देंगे तो इनके बीच एक विभवांतर उत्पन्न होगा, क्योंकि इसके सिरे का विभव कुछ और होगा, इसके सिरे का विभव कुछ और होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये R1 प्रतिरोध वाला तार है तो यहाँ पर ये इससे जुड़ा हुआ है, एक सिरा ये है, इसका दूसरा सिरा ये है, तो इसके बीच एक विभवांतर उत्पन्न होगा। मान लेते हैं R1 वाले तार में V1 विभवन होता है। उसी प्रकार से देखिए R2 तार है, R2 इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका एक सिरा यहाँ पर है, एक सिरा यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका दो सिरा है, तो इनके दो सिरों के बीच भी एक विभवांतर उत्पन्न होगा। इसका विभव मान लेते हैं, इसमें जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है यह V2 विभवांतर है। अब इसी प्रकार से जो तीसरा प्रतिरोध है, ये देखिए यह तीसरा तार है, तो यहाँ पर देखिए इसका पहला सिरा यहाँ पर, दूसरा सिरा यहाँ पर, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ पर मिला, तो दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है, तो इनके बीच भी एक विभवांतर उत्पन्न होगा। मान लेते हैं इसमें जो विभवांतर उत्पन्न होगा वह V3 विभवांतर है। ये जो टोटल वोल्टेज होगा यहाँ पर, टोटल जो वोल्ट होगा, टोटल जो विभव होगा, यह V1 V2 V3, यानी कि यही जो विभव है V1 V2 V3 में बढ़ जा रहा है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर कुल विभव निकालें तो कुल तीनों के योग के बराबर होगा। ये देखो, यहाँ पर हम निकालते हैं कुल, देखिए कुल विभव, तो दोस्तों कुल विभव क्या है, यहाँ पर कुल विभव निकालें तो कुल विभव V है। यहाँ पर ये जो V है इन तीनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि विभव क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ओम के नियम से, यानी ओम का नियम लगाएंगे, ओम के नियम से। दोस्तों हम ओम का नियम क्या पढ़े हैं, ओम का नियम V बराबर RI हम पढ़े थे कि अगर हम इस पहले तार में, यानी कि जिसका प्रतिरोध R1 है, इस तार में अगर ओम का नियम लगाएं तो देखिए इसका जो वोल्टेज है V1 बराबर, पहले तार में जब ओम का नियम लगाएंगे तो इसमें जो करंट प्रवाहित हो रहा है, करंट और धारा का गुणनफल, तो इस पहले तार में करंट करंट जा रहा है, तो करंट I जा रहा है और प्रतिरोध क्या है R1, तो IR1। पहले तार में ओम का नियम लगाने पर V1 बराबर IR1। अब उसी प्रकार से जिस दूसरे तार का देखें, यानी जिसका प्रतिरोध R2 है, इसमें अगर ओम का नियम लगाएं तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर, इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, यही I करंट जा रहा है इसमें भी, तो ये हो जाएगा I, प्रतिरोध क्या है इसका R2, यानी कि इसमें ओम के नियम से इसमें जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, विभवांतर यानी V2 बराबर धारा, इसमें धारा I प्रवाहित हो रहा है तो I गुणे R2, तो IR2। इसी प्रकार से V3। अब देखिए जब तीसरे तार में, ये जो तीसरा तार है इसमें ओम का नियम लगाएंगे तो V3 बराबर क्या आ जाएगा, इसमें भी करंट I प्रवाहित हो रहा है तो IR3, इसमें प्रतिरोध R3 है तो IR3 हो जाएगा। अब देखिए ये जो V1 V2 V3 का वैल्यू है, इसको मान लेते हैं ये समीकरण 1 है, तो V1 V2 V3 का वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से जब समीकरण 1 में इसका वैल्यू रखेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर
V, देखिए यहाँ पर V बराबर आई R1 प्लस V1 का वैल्यू रख दिए तो आई R1, V2 का वैल्यू रख दिए तो आई R2 प्लस V3 का वैल्यू रखेंगे तो आई R3। क्या हो जाएगा ये आई R3। अब देखिए V R I, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आई सब में क्या कॉमन है, आई कॉमन है, तो यहाँ से आर आई बराबर आई कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पर ये बचा। अब यहाँ पर देखिए ये आई है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा निकल जाएगा। ये जो दोस्तों R निकला है, ये देखिए ये जो R है इसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। क्या बोलेंगे ये तुल्य प्रतिरोध। ये तुल्य प्रतिरोध निकले। तुल्य प्रतिरोध दोस्तों मतलब कि इसमें जो जितने तार जुड़े हैं सबका टोटल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होगा यानी जो कुल प्रतिरोध होगा दिए गए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि यदि हमको अधिक प्रतिरोध चाहिए तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, देखिए जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो दिए गए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर तुल्य प्रतिरोध आ रहा है, यानी कि जब हमको अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होगी तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों देखिए श्रेणी क्रम, जब हमको अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होगी तो क्या करेंगे, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। जब हमको जितना प्रतिरोध दिया होगा सभी प्रतिरोधों को जोड़ देंगे वह तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा। संयोजन में यह पता चला कि श्रेणी क्रम संयोजन में करंट सभी प्रतिरोधों में समान करंट होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा कि सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होता है। तो मैं यहाँ पर उसको पॉइंट रूप में लिख दिया हूँ कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा एक समान प्रवाहित होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक समान प्रवाहित होता है। और जो श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा एक समान प्रवाहित होता है और सभी प्रतिरोधों का विभवांतर अलग अलग होता है। क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का विभवांतर अलग अलग होता है। और जब हमको जो प्रतिरोध दिया है अगर अधिक प्रतिरोध चाहिए तो अधिक प्रतिरोध के लिए हमको उन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। और एक बार श्रेणी क्रम संयोजन में दिए गए सभी प्रतिरोधों में सबसे अधिक जो प्रतिरोध होगा, सबसे अधिक वैल्यू का प्रतिरोध से भी अधिक उसका तुल्य प्रतिरोध होता है। तो मुझे आज की वीडियो आपको समझ में आई है, आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर सबके यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।